हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तो ये जो वीडियो है वो आपको इनकम टैक्स के रिटर्न बारीकी से समझने के लिए बहुत ही मददगार होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आगे चलते हैं। तो जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है तो उसमें क्या होता है कि जो टैक्स पेयर है वो अपनी सारी आय और उस पर लागू टैक्स का विवरण आयकर विभाग को देता है हर साल। तो बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, अगर हिंदी में कहें तो आय का लेखा जोखा। आयकर विभाग ने 7 तरीके के फॉर्म नोटिफाइड किया हुआ है, ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक। करदाता को उसका ITR ड्यू डेट के पहले फाइल कर देना चाहिए, जिसके लिए हर साल एक ड्यू डेट कभी कभी एक्सटेंड भी करती है गवर्नमेंट। और ITR की एप्लीकेबिलिटी, करदाता के आयकर के स्रोत, कमाई गई इनकम कितनी है, और करदाता की कैटेगरी जैसे कि इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, HUF इत्यादि पर निर्भर करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सवाल है कि इनकम टैक्स रिटर्न हमें क्यों फाइल करना चाहिए। तो जिसमें कि कई सारे रीज़न होते हैं। तो जिसमें से कि सबसे बड़ा एक रीज़न क्या होता है कि जो ग्रॉस एनुअल इनकम होती है, मतलब कि अगर जो डिडक्शन होते हैं चैप्टर 6 के अंदर, अगर उसको निकालने के पहले जो इनकम होती है उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। तो अगर वो ग्रॉस टोटल इनकम जो है किसी इंडिविजुअल के लिए जो कि 60 साल से कम उम्र का हो, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर 60 साल से अधिक है और 80 साल से कम है, तो उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। या फिर अगर कोई व्यक्ति 80 साल से ज़्यादा का है तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए कि आपका कहीं से टैक्स कटा हुआ है, TDS, तो अगर उसको आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और अगर आपने किसी फॉरेन असेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे आपकी कुछ इनकम हुई है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर टैक्स पेयर जो है कंपनी है या कोई फर्म है, तो अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और अगर आप कोई फर्म है या कंपनी है, अगर आपको लॉस हो रहा है बिजनेस से या फिर कोई कैपिटल लॉस है, तो अगर आपने वो रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है तो उसको आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगले साल के लिए आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा भी एक चीज़ आती है कि इन सारी कंडीशंस के अलावा भी अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है जो कि आपने किया हुआ है, तो भी आपको ITR फाइल करना जो है ज़रूरी होता है। अब जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट कर दिया, या फिर सेविंग बैंक में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट किया हुआ है, या फिर आपने कोई विदेश दौरा किया हुआ है जिसमें आपका 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा हुआ है, या फिर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली का बिल जमा किया हुआ है। एक और चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए कहीं से आपको कोई रिसिप्ट हुई है अमाउंट, जिसमें से आपको 25,000 रुपये से ज़्यादा का TDS कटा हुआ है, ये 60 साल की उम्र तक के लिए है। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का TDS कटा हुआ है, उस केस में भी आपको जो है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और प्रोफेशनल इनकम अगर आपकी 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब आगे चलते हैं कि हमें ITR 1 से लेकर 7 में से कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ITR 1 पर, वो किसके लिए है। तो ITR 1 जो है, जिसको हम लोग सहज के नाम से भी जानते हैं, ये रेसिडेंस इंडिविजुअल के लिए होता है, जिसमें से कि आपकी सैलरी इनकम है या फिर पेंशन इनकम है,
और उसके अलावा अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, और हाउस प्रॉपर्टी इनकम सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, अगर आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसके लिए अलग फॉर्म है। तो एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, या फिर 5,000 रुपये तक की अगर एग्रीकल्चरल इनकम है, तो उस केस में आपको ITR 1 फाइल करना है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो फिर आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। या फिर अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपये से अगर ज़्यादा है तब भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकेंगे। या फिर कैपिटल गेन इनकम है, या फिर कोई फॉरेन इनकम है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है आपकी, या फिर आपकी टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा हो रही है तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना है। अब आते हैं ITR 3 की तरफ। ITR 3 जो होता है इंडिविजुअल या फिर HUF के लिए होता है, जिसका जो है कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से कोई इनकम है या फिर कोई और प्रोफेशन है, तो वो उसको ITR 3 फाइल करना होता है। और इस अगर कोई डायरेक्टर भी है कंपनी में तो वो भी फाइल कर सकते हैं। या फिर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में भी आपको ITR 3 फाइल करना है। और इसमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। आता है ITR 4, जिसको हम लोग सुगम के नाम से भी जानते हैं। ITR 4 जो है वो रेसिडेंस, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लागू होता है। और इसमें क्या होता है कि एक होती है प्रिजम्पटिव इनकम, जिसमें कोई अगर आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मुश्किल है, तो उस सीन में आप क्या होता है कि ग्रॉस रिसिप्ट का 8% इनकम के तौर पर इसमें भरते हैं, तो उसे प्रिजम्पटिव इनकम कहते हैं, वो भी इसमें आ जाता है। और उसके बाद से अगर सैलरी भी आपकी है 50 लाख रुपए के अंदर, तो वो भी ITR 4 में इंक्लूड हो जाता है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी 50 लाख से अगर कम है तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 44 AD जो प्रिजम्पटिव इनकम है उसके लिए बेसिकली है ये। बाकी ये सारी जो इनकम हमने आपको पहले बताई उसको भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। और ITR 4 के लिए क्या है कि इसमें अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको फिर ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है तो उस केस में भी आपको ITR 4 आप पर लागू नहीं होगा। आते हैं ITR 5 पर। तो ITR 5 जो है वो फर्म के लिए होता है, LLP के लिए होता है। LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होता है। और उसके अलावा AOPs जो हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो होते हैं उनके लिए। अब चलते हैं ITR 6 की तरफ। तो ITR 6 जो होता है बेसिकली वो कंपनी के लिए होता है। और लेकिन इसमें भी एक प्रावधान है कि जो कंपनियां अंडर सेक्शन 11 में एग्जम्पशन क्लेम करती हैं, जो प्रॉपर्टी से इनकम होती है जो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस से होती है, उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम होती है तो उसका एग्जम्पशन सेक्शन 11 में मिलता है। तो उस केस में क्या है कि वो ITR 6 नहीं फाइल कर सकते हैं। इस जो चैरिटेबल पर्पज के लिए प्रॉपर्टी अगर कहीं से उनको उससे इनकम हो रही है तो उनको ITR 6 लागू नहीं होगा। तो अब आते हैं ITR 7 पर। तो ITR 7 भी बेसिकली कंपनियों के लिए होता है, लेकिन जैसा मैंने आपको ही बताया ITR 6 में कि जो कंपनियां सेक्शन 11 का एग्जम्पशन क्लेम करती हैं उनको ITR 6 नहीं लागू होता है। तो इस केस में क्या है कि वो कंपनियां भी रिटर्न फाइल कर सकती हैं ITR 7। तो ये दोस्तों हम जानते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होता है। तो अगर हम बात करें इस साल की, मतलब कि असेसमेंट ईयर 23-24,
क्योंकि आप लोग वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसकी जो ड्यू डेट है, अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या फिर एओपी बीवाई है जिसका ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, डेट जो है 31 जुलाई 2023। और अगर हम बात करें कि जो ऑडिट वाले केस होते हैं जिसमें टर्नओवर ज़्यादा होता है और ऑडिट करवाना पड़ता है केस, तो उसका ड्यू डेट जो है वो है 31 अक्टूबर 2023। और अगर हम बात करें कि जिस केस में क्या होता है कि कोई इंटरनेशनल या फिर कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होता है, तो उस केस में ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिपोर्ट जो आती है उसमें जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 30 नवंबर 2023 की है। और इसके बाद जो है कि अगर मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल कर लिया विद इन ड्यू डेट, उसके बाद आप चाहें कि कुछ उसमें आपसे गलतियां हो गई हैं तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं 31 दिसंबर 2023 तक। और उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं जिसकी ड्यू डेट भी 31 दिसंबर 2023 ही है। तो अगर हम बात करें कि उस केस में क्या होगा कि अगर हमने आईटीआर फाइल करना जो है मिस कर दिया, मतलब डेडलाइन निकल गई आईटीआर फाइल करने की, तो उस केस में क्या है कि आपका जो पेबल टैक्स होता है उसका 1% के दर से आपको पर मंथ जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके अलावा आपको एक 5,000 रुपये की लेट फीस अंडर सेक्शन 234F के तहत भरनी पड़ेगी। और उसमें क्या होता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो वो फीस 5,000 न लगा करके 1,000 की आपको भरनी पड़ती है। और उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं कि आप अपना लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपका कहीं पे टीडीएस वगैरह कटा है तो उसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी। जैसा कि 31 मार्च ख़त्म हो चुका है, अब लोग अपने रिटर्न की फाइलिंग के लिए तैयारी में लगे हुए होंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।